नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अनुभवी इंसान हैं। वे भय का वातावरण बनाते थे। आज नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब एक्शन होता है तो अपराधी आधे घंटे के अंदर आत्मसमर्पण करते हैं। ये उन्हीं के पोषित, संरक्षित और आरजेडी की संस्कृति से प्रभावित लोग हैं। उन्होंने बीमारी को महामारी में बदला है। लालू जी अनुभवी आदमी हैं। अन्य मार्ग में अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को बैठाकर किस तरह से भय का वातावरण बनाते थे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीरियड में जब एक्शन होता है तो अपराधी आधे घंटे के अंदर सरेंडर करता है। और ये अपराधी है कौन? उन्हीं के पोषित, संरक्षित और उनके राजद कल्चर से प्रभावित लोग ही ज्यादा हैं। बीमारी को आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बीजेपी 2047 की बात करती है, लेकिन आपको यानी बीजेपी को आज की बात करनी है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है और सभी व्यापार बंद हो गए हैं। अयोध्या में भी गुजरात की कंपनी काम कर रही है। वहाँ प्रसाद में भी घोटाला हुआ है। वहाँ प्रसाद भी गुजरात से आ रहा है। बनारस के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, तो इन्हें भी काम दीजिए। 2047 की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कहा ना उन्होंने कि 47 आज की बात करी है ना। आज देश में कहाँ क्या स्थिति बन चुकी है। लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कोई लोगों के पास व्यापार नहीं है, सब व्यापार बंद हो गए। बनारस में उठाकर देख लीजिए, आज पूरे के पूरे नाविक समाज बेरोजगार हो गया। क्रूज यहाँ ला के गुजराती कंपनियों को लाके दे दिया, और सारा काम गुजरात का आदमी करेगा। ये 11 सालों में यही हुआ कि मोदी जी ने अपने गुजरात के व्यापारियों को खूब पैसे कमवाए। हमारा बनारस, हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा ये पूरा क्षेत्र। आप ये भी कुंभ में कौन काम किया? जो कुंभ में इतना बड़ा मेला लगा था, सारा काम गुजरात के लोगों ने पूरा ठेका किया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में किसने काम किया? अहमदाबाद की कंपनी ने काम किया। अभी आप देख सकते हैं अयोध्या में, वहां पर कौन काम कर रहा है? गुजरात की कंपनी कर रही है। अभी तो वहां प्रसाद में भी स्कैम हो गया, घोटाला हो गया। वहां प्रसाद कहां से आ रहा है? वो भी गुजरात से आ रहा है। अब वहां के क्या यहां हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा? यहां बनारस के लोगों ने वोट नहीं दिया। बनारस के लोगों ने वोट दिया तो इनको भी काम दीजिए। ये बेचारे केवल सुपरवाइजर बनेंगे, ये बेचारे केवल कर्मचारी बनेंगे। सारा माल गुजरात जा रहा है। ये जनता बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देख रही है कि एक पूरा का पूरा 11 सालों में मोदी जी ने अपने जो गुजराती भाई थे उनको खूब पैसा कमाया और गुजरात को केम छू मजामा करा दिया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि सुशासन के 11 साल गरीबों के कल्याण, कृषि के कल्याण और महिला उत्थान को समर्पित रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता आज आनंदित मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के कल्याण के लिए काम किया। हम उनके मजबूत नेतृत्व के जारी होने की प्रार्थना करते हैं। सुशासन के 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित, कृषि कल्याण को समर्पित, महिला उत्थान को समर्पित। भाजपा के कार्यकर्ता आज आनंदित मन से नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। चाहे वो 81 करोड़ नागरिकों तक अन्न पहुंचाने का कार्यक्रम हो, चाहे वो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाने का कार्य हो, चाहे वो 50 करोड़ भारतीयों को जनधन योजना से जोड़कर आर्थिक उन्नति में उनसे योगदान दिलवाने का कार्य हो, चाहे 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुआयामी गरीबी से उभारने का कार्यक्रम हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हो। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जितनी भी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम किया है, आज एक आभारी राष्ट्र और संगठन उनको कहीं न कहीं महिमा मंडित भी करता है और कहीं न कहीं प्रभु से प्रार्थना भी करता है कि आने वाले सालों में उनका नेतृत्व और उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि जो पिछले 11 साल में है, यानी केंद्र सरकार वर्तमान की बात नहीं कर रही है, 2047 की सपने बेच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 11 सालों की जो उपलब्धियां मैंने एक सिर्फ सेंटेंस में आपको गिनवाई है,
उसको कभी किसी ने चुनौती नहीं दी है। इन 11 वर्षों में 50 करोड़ नागरिकों को अगर हम कहते हैं जनधन योजना से बैंक के खातों के माध्यम से भारत की तिजोरी तक जोड़ा गया है, तो इसमें किसी भी भारतीय को संकोच नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर आज मैं डीबीटी की ही योजना देखूं तो भारत सरकार ने 40 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधा भारतीय नागरिकों के बैंक खाते में पहुंचाई है। इस बात से विपक्ष को भी ना ईर्ष्या होनी चाहिए, ना ही एक संकुचित मन से ऐसी टिप्पणियां करनी। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना ने कहा है कि बीजेपी इन झुग्गियों को तोड़ने वाली है और मुझे आज जेल में लेकर जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गीवासियों की आवाज़ उठा रही हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी, बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी। ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको, हाय लगेगी झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि किरण रिजिजू विपक्षी दलों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक साथ आना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक होगा। इस तरह की मिसाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। यह न्यायिक पालिका को नियंत्रित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। मतलब ये है कि रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन तो वो सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है। क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इट्स वेरी डेंजरस टू bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to, through you, convey to the people of this country. And जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य जरा आहिस्ता से निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की 11 साल पूरे होने पर कहा कि 11 साल 1100 साल के बराबर है। देश की प्रगति, विकास गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और देश की अर्थव्यवस्था के लिए है। सभी क्षेत्रों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, महत्व बढ़ा है, स्थान बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। 11 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश और देशवासियों को बधाई देता हूँ। आने वाले समय में भारत का है और वर्तमान समय भारत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। साल 1100 साल के बराबर है
देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश की सीमाओं के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब सभी क्षेत्रों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, महत्व बढ़ा है, स्थान बढ़ा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही यह सब संभव हो पाया है। 11 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के, देश के वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आने वाला समय भारत का है, वर्तमान समय भारत का है और यह सब संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री से। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो यात्रा शुरू की थी, आज वह आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की पहचान बन चुकी है। आज भारत की 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। यह सब उसी निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है जिसने लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जो यात्रा शुरू की थी, वह आज आत्मनिर्भर और सशक्त विकसित भारत की पहचान बन चुकी है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी, 7.4% की विकास दर और ऐतिहासिक आर्थिक स्थिरता, लगातार तीव्र गति से भारत की तरक्की, ये सब उसी निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है जिसने 11वीं और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का पल पल और मोदी जी की दूरगामी सोचों का परिणाम है कि आज भारत विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में चौथे स्थान पर पहुंचा। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को नीति बनाया है। 22 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 160 नए हवाई अड्डे और कश्मीर से पूर्व उत्तर तक रेल नेटवर्क। ये बदलाव हर वर्ग, हर क्षेत्र को जोड़ने की सोच से आया है। यूपीआई से लेकर डिजिटल बैंकिंग तक, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर स्मार्ट सिटी तक, मोदी सरकार ने सुशासन को जन जन तक पहुंचाया। बिना भेदभाव के मोदी जी के 11 साल कोई असाधारण कालखंड नहीं, बल्कि भारत के पुनर्जागरण की गाथा है। 3 तलाक का अंत, 370 की समाप्ति, जीएसटी, श्रम सुधार, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये हर वो फैसले हैं जो भारत को 2047 तक विश्व नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भारत की गौरव। नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र के परमानंदपुरम गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। इस दौरान डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठग के पास से 1 लाख नगद, 7 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, 9 पासबुक, 2 लैपटॉप और ऑर्डर शीट जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी साइबर ठग कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, सस्ते लोन फाइनेंस करने की के नाम पर ठगी कर रहा था। इधर छापेमारी के बाद साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कतरीसराय थाना अंतर्गत 4 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। विगत कुछ दिनों से कतरीसराय थानाध्यक्ष को सूचना मिल रही थी कि थाना अंतर्गत ग्राम परमानंदपुर है, वहाँ पे लोन फाइनेंस के नाम पर सस्ते ब्याज पर लोन देने का कुसुम योजना, सोलर योजना और विभिन्न योजनाओं के नाम पर जो साइबर ठग हैं ठगी कर रहे हैं। तो उसके बाद सूचना प्राप्त हुई, सूचना का सत्यापन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और कल दिनांक 9/6/25 को ग्राम परमानंदपुर में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में कुल 4 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं, रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से जो घटना में प्रयुक्त मोबाइल है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे मोबाइल बरामद किए गए, 2 लैपटॉप बरामद किया गया है और 1,01,000 रुपया नगद जो है एक साइबर ठग के घर से बरामद किया गया। तो बरामद मोबाइल जो है, इनसे साक्ष्य मिला है, लोन फाइनेंस से संबंधित विज्ञापन के बहुत सारे साक्ष्य पाए गए हैं
और इसमें से 2 अभियुक्त जो हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है और बाकियों का आपराधिक इतिहास इकट्ठा किया जा रहा है। साइबर ठगी से जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है गौतम कुमार, पिता अजीत प्रसाद, राहुल कुमार उम्र करीब 20 वर्ष, पिता संजय प्रसाद, आलोक कुमार उम्र करीब 35 वर्ष, पिता अयोध्या प्रसाद, मृत्युंजय कुमार उम्र करीब 23 वर्ष, पिता कुलदीप प्रसाद, सभी साकिन परमानंदपुर थाना कतरी सराय के रहने वाले। और बरामद सामानों में 2 लैपटॉप, 7 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, 6 ATM कार्ड, 1,01,100 की नगद राशि, 9 पासबुक, ऑर्डर शीट जिसमें ग्राहक के नाम और मोबाइल नंबर अंकित है वो है। आलोक कुमार का आपराधिक इतिहास है, पहले भी ये गिरियत पावापुरी थाना कांड संख्या 619-22 में ये साइबर के केस में ही इन्वॉल्व है। बिहार थाना कांड संख्या 142-23 में भी वांटेड है। गिरियत कतरी सराय थाना कांड संख्या 108-24 में भी वांटेड है। राहुल कुमार जो है इनका भी आपराधिक इतिहास है। राहुल कुमार की उम्र करीब 20 वर्ष है, पिता संजय प्रसाद। इनका जो आपराधिक इतिहास है गिरियत थाना में 619-22 में ये भी वांटेड है और गिरियत कतरी सराय थाना कांड संख्या 108-24 में ये वांटेड है। तो इनके गांव परमानंदपुर से ही गिरफ्तारी हुई है और कतरी सराय में और आसपास के एरिया में हमारा लगातार अभियान चल रहा है। जो भी अपराधी इस खबर को देख रहे हैं वो सचेत हो जाएं कि हम लोग मतलब किसी भी तरीके से उनको जरूर पकड़ लेंगे, वो किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे। तो उनका भला इसी में है कि इस काम को छोड़ दें, ठीक है, मुख्य धारा में आ जाएं और अन्यथा पकड़े जाएंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई उन पर जाएगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रमुख फारूक अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं कटरा जाने वाली इस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और इससे पर्यटकों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सड़क मार्ग से यात्रा करना मुश्किल है और हवाई यात्रा की कीमतें बहुत अधिक हैं। यह ट्रेन हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूं कटरा। यह हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। 2 चीजें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जहाज़ वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे और हम उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा हम इस्तेमाल करें कि एक दिन रियासत का रिश्ता बाकी इलाकों से हो जाए और ये रेल उसको पूरा कर रही है। मैं इसमें उन सब का मशकूर जिन्होंने इसमें काम किया। शुरू से ही सबकी तमन्ना थी। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने इसमें योगदान दिया। उससे पहले हमारे जाफर शरीफ से रेलवे मिनिस्टर ने 100 करोड़ रखा था, पहले 5 करोड़, उससे फिर ये उधमपुर पहुंचे। उसके बाद ये कारवान चलता गया। मनमोहन सिंह जी ने इसको आगे चला। वाजपेयी जी ने, उनका ये ख्वाब था कि वो रेल में कश्मीर आए, नहीं हो सका। और उसके बाद मोदी जी ने इसको पूरा किया और मैं उनका मशकूर हूँ जिन इंजीनियर्स ने हमारे ये पुल बनाए हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचा पुल है। आज तक कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं है। उनका मशकूर जिन्होंने इसको बनाने में मेहनत की और ये पुल तैयार हुए, जिससे कि हम आज न सिर्फ कटरा और जैसे आपने सही कहा कन्याकुमारी तक, मुंबई तक, कलकत्ता और आसाम तक रेल से जा सकते। इसका फायदा ये भी है कि सयाह आसानी से आ सकें, टूरिस्ट आ सकें और हमारा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। रेल की थी जो कभी बंद नहीं होती, बर्फ पड़े या कुछ हो, जहाज तो बंद हो जाता, हमारी सड़क बंद हो जाती है, मगर ये रेल एक चीज़ है जो उसको 24 घंटा खुला रखे। हमारे मरीज हैं जिनको दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई जाना पड़ता है,
वह जब आसानी से इस रेल से जा सकते और उनका खर्चा कम होगा। मैं ये भी कहूँ आपसे, आज इसमें सफ़र करते हुए मुझे खुशी हुई, जो खाना इसमें देते हैं कि सफाई से वो खाना है, कितना लजीज है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं केटरिंग के डिपार्टमेंट को मुबारक करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा खाना लोगों को दिया यहाँ, और उम्मीद करता हूँ इसको इसी तरह से रखेंगे और ये रेल इसी तरह से साफ शफाफ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।